ये सुबह का वक्त है और आज एतवार का दिन है और आज कराची में जलसे का दिन है। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा। पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। एक तो ये हुआ है कि एकदम सिंध हुकूमत ने यू टर्न ले लिया। क्या कुछ हुआ ये चीज़ें आपके सामने रखता हूं, लेकिन कल का दिन वो कामयाबियों से भरा दिन था इमरान खान के लिए और उनके साथियों के लिए। इन्होंने बहुत सारे जलसे किए, तमाम इस्तकबालिये बड़े बड़े जलसों में बदल गए और एस्टेब्लिशमेंट की सांस फूल गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होश उड़ गए और इन सबको समझ आ गई कि लोग तो इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं, लोग तो आज भी पूरी ताकत से इमरान खान के साथ जुड़े हैं। सिंध जिसके बारे में इनका दावा था कि वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उतनी ताकत नहीं होगी, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने झंडे गाड़ दिए। जरा सा मौका मिला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर तरफ छा गई। लेकिन उसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट ने और उनके अर्दलियों ने अपनी औकात भी दिखा दी। सबसे पहले क्या किया गया, ये चंद डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, ताजरों से मुलाकात मनसूख करवा दी गई, जो मुलाकात होनी थी चेंबर ऑफ कॉमर्स में। नंबर 2, वकला का एक प्रोग्राम भी कैंसिल करवा दिया गया। नंबर 3, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात भी कैंसिल करवा दी गई। मुराद अली शाह ने कहा जी पीर को मिलना है, अब वो कह रहे नहीं मिलना। नंबर 4, मज़ार कायद के नज़दीक जो बागे जना पर पुलिस ने धावा बोल दिया, जहां पे जलसागाह मौजूद थी, जहां पे तैयारियां की जा रही थी, मेहमानों, कारकुनों, हत्ता के अरकान असम्बली को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत सारी गिरफ्तारियां भी की गई। वहां पे लोगों की गाड़ियां तोड़ दी, हत्ता के सहाफियों की गाड़ियां भी तोड़ दी। वजीर आला ने यहां पे पहुंचना था, अपना प्रोग्राम वजीर आला ने मुकम्मल किया, बल्कि बहुत सारे प्रोग्राम वजीर आला ने मुकम्मल किए। सुहेल अफरीदी ने पूरी एक तहरीक के अंदर नई रूह फूंक दी। और जब वो हैदराबाद से वापसी के लिए निकले, मेरी शाहिद खटक से बात हुई, मेरी शफीउल्लाह जान से बात हुई, मेरी जो जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसा रिस्पॉन्स कभी सोचा भी नहीं था। हमने खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे मनाजिर नहीं देखे जो हमने यहां पे देखे। और जिस तरीके से लोग इमरान खान के और उसके कॉज के साथ खड़े हैं, हमारे वहमो गुमान भी नहीं था जितनी ताकत से लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमसे 4 कदम आगे जाकर खड़े हैं। ये उन सब ने मुझे दावा किया। और उसके बाद जब ये लोग निकले वहां से 12 बजे के बाद, यानी ये थोड़ा सा रास्ता है, बहुत लंबा रास्ता नहीं है, कराची से हैदराबाद लगभग 160-70 किलोमीटर है, तो ये 1.5 घंटे का रास्ता है, मैक्सिमम 1.5 पौने 2 घंटे का रास्ता है। अगर आप तेज गाड़ियों पे जाएं तो आप पहुंच जाते हैं, 2 घंटे लगा लें आप। लेकिन 7 घंटे से ज्यादा ट्रेवल करने के बावजूद ये लोग कराची नहीं पहुंच सके। अभी ये वीलॉग शुरू करने से पहले मेरी इस काफिले में मौजूद कुछ सहाफियों से बात हुई, कुछ लोगों से बात हुई, और उन्होंने मुझे बताया कि अभी भी 20 किलोमीटर के करीब कराची रहता है, यानी कराची पहुंचने में अभी हमें मजीद टाइम लगेगा। और इस काफिले ने कई रास्ते बदले हैं, यानी पहले एक रास्ते से, फिर दूसरे रास्ते से, फिर तीसरे रास्ते से, फिर कई मरतबा सुहेल अफरीदी गाड़ी से उतरे, उन्होंने उतर कर रास्ते खुलवाए। 1-2 जगह पे जो सुहेल अफरीदी के साथ MNA मौजूद हैं, जो MPAs मौजूद हैं, जो मिनिस्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने रास्ते खुलवाए। वो मैं देख रहा था एक कंटेनर वाले से शाहिद खटक ने चाबी निकलवा के कंटेनर हटवाया और रास्ता खुलवाया। पुलिस वालों से जब सहाफियों ने पूछा कि आप ये रास्ते क्यों बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी हमें हुकूमत की जानिब से हुक्म आया कि हैदराबाद से कराची आने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएं। जब तमाम मेन रास्ते बंद हो गए तो फिर कच्चे रास्तों पे उतर गए ये लोग और सुनसान रास्तों पे पड़ गए। अब एक सूबे का वजीर आला और उसके साथ उसके साथी, और वो कच्चे पक्के रास्तों पे जा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कराची की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हर 2-4 किलोमीटर के बाद रुकावटें आ जाती हैं, फिर उनको अबूर करते हैं। पहले मोटरवे पे नहीं चढ़ने दे रहे थे, फिर उतरना मुश्किल बना हुआ था। वो करते कराते बड़ी मुश्किल से अब कराची के करीब पहुंचे हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं, जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूं तो मेरे पास जो इत्तला है कि वो कुछ देर में उस जगह पहुंच जाएंगे जहां सुहेल अफरीदी ने स्टे करना है। यानी जो 2 घंटे का रास्ता है वो 7-8 घंटे में मुकम्मल करने के बाद सुहेल अफरीदी अपने काफिले के साथ उस मुकाम पे पहुंच गए जहां उन्होंने स्टे करना है। अब यहां से उन्होंने जाना है मज़ार कायद पे। तो सवाल यह पैदा होता है कि मज़ार कायद पे जाने से रोका जाएगा? आप कैसे किसी रहनुमा को मज़ार कायद पे जाने से रोक सकते हैं? ये तो आप कर ही नहीं सकते। ये तो बेशर्मी की एक आला तरीन मिसाल हो जाएगी ना कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाबा कौम है, DGI-SPR ने थोड़े दिन पहले कहा कि हमारा वो बाप है, हालांकि नाफरमान औलाद की तरह उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत में मुदाखलत की और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की। मगर उन्होंने कहा तो बाबा कौम के मज़ार पे जाने से
वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिस वाहिद पार्टी के पास मैंडेट है अपने सूबे में, उसके वजीर आला को कैसे रोक सकते हैं? और अगर आप बाबा कौम के मज़ार पे जाने से रोकेंगे तो फिर आप खैबर पख्तूनख्वा को क्या पैगाम देंगे? आप पश्तूनों को क्या पैगाम देंगे कि आपके वजीर आला को हम बाबा कौम के मज़ार पे भी नहीं जाने देते? ये बड़ा सवाल है। और इसके बाद जलसा गाह में क्या ये लोगों को आने से रोक पाएंगे? इन्होंने जब गाड़ियां तोड़ी, कारकुनों को मारा, वहां टॉर्चर किया, गिरफ्तारियां की, तो कुछ देर के बाद लोग निकल कर भी आ गए। फिर लोगों ने वापस टॉर्चर किया, लोगों ने पत्थर चलाए, पुलिस की दौड़ें भी लगी हैं। अब कभी पुलिस का कंट्रोल होता था, कभी लोगों का होता था। तो ये आंख मचोली के अंदर सुबह हो गई। और आज अभी मेरी इतला के मुताबिक कुछ देर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक अनाउंसमेंट जारी करने वाली है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक वो जलसा कैंसिल नहीं करेंगे। वो जलसा गाह में जाएंगे और जलसा करने की कोशिश करेंगे। उन्हें जहां रोका जाएगा वहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कोशिश करेंगे कि जलसा गाह में पहुंच जाएं। अगर तो कराची आज निकल आया, देखिए इम्तिहान कराची का है, कराची को यह मौका रोज नहीं मिलेगा और कराची के कंधों पे पूरे पाकिस्तान का बोझ आन पड़ा है। अब ये हादसाती तौर पे हुआ है या अल्लाह ताला ने कराची वालों को चुन लिया है, ये मौका कराची वालों को मिला है कि आप पूरे पाकिस्तान का बोझ उठा सकते हैं। आज अगर कराची के लोग निकल आए और बड़ी तादाद में निकल आए, गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को और रिक्शों को, साइकिलों को छोड़ के निकल आए और पैदल अगर लोगों ने 10-20 किलोमीटर का सफर तय कर लिया जलसागाह की जानिब, खवातीन ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, नौजवानों ने, अगर लोग पैदल जलसागाह की तरफ बढ़ते गए तो ये पुलिस बेबस हो जाएगी 1 से 2 घंटे के अंदर। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं और कंफर्मेशन दे रहा हूं कि पुलिस के बस से ये सारी सूरत हाल निकल जाएगी अगर लोग अपनी मर्जी से निकलकर बाहर आ गए और वो जलसागाह की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। क्योंकि देखिए 1000, 2000, 3000 बंदों से पुलिस लड़ सकती है, लेकिन अगर बंदे ही लाखों की तादाद में निकल आए, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सारे, तो फिर कोई नहीं रोक सकता। और ये गुंजान शहर है, ये बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है। यहां पे कोई मुश्किल नहीं है कि लोग पैदल निकले और वो चल पड़े जलसागाह की जानिब, क्योंकि फिर लोगों को रोका नहीं जा सकता। लोगों के सैलाब के आगे आप बंद नहीं बांध सकते, ये पुलिस बेबस हो जाएगी। ये सारा कुछ हुआ क्या और कैसे हुआ, इसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। देखिए, एक तो हम में से किसी को भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन है ये बदनीयत। जितने गुनाह हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने जितने जुर्म किए हैं पिछले 3-3.5 साल में, पीपल्स पार्टी हर जुर्म के अंदर मेन किरदार अदा करती रही है। कई जगहों पे पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन से आगे बढ़ के किरदार अदा किया है। कई जगह पे इन्होंने जो पॉलिश की जर्नैलों के जूतों की, वो पीएमएलएन से भी ज्यादा सफाई और अच्छाई के साथ की है। पीपल्स पार्टी ने बहुत आगे बढ़ के ये काम किया है। तो मैं ये आपको बता रहा था पहले भी कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके ऊपर हमें तब तक अपनी राय को रोक कर रखना चाहिए जब तक कि सुहेल अफरीदी का दौरा मुकम्मल नहीं होता और वो वापस खैबर पख्तूनख्वा नहीं चले जाते। तो अब देखें, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। ये हुआ क्या, इसके अंदर ना कुछ खबरें आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, पहले उन पे हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये खेल खेला कि जनाब पहले थोड़ा सा रूम दे देते हैं और फिर इनको टाइट कर देते हैं। तो इस खेल का फायदा क्या हुआ? क्या इन सारों को ये नहीं पता, ये इतनी बेवकूफ है, ये रोटी को चोची कहते हैं? इनको नहीं पता कि ग्राउंड पे आवाम किसके साथ खड़ी है? क्या इन्हें नहीं पता कि जब ये पीपल्स पार्टी थोड़ी सी भी परमिशन देगी और पीटीआई को रूम मिलेगा तो सारा का सारा कराची और हैदराबाद बाहर आ जाएगा? और वो हमने होते हुए भी देखा। तो ये बात कोई समझ नहीं आ रही कि इन्होंने मिलकर पहले कोशिश की थोड़ा सा चला लेने, इसकी ये हासिल क्या करना चाहते थे? क्या इसमें ये सिर्फ पीएमएलएन को गंदा करना चाहते थे कि नून लीग पंजाब में बहुत गंदी है तो पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत अच्छी है? तो जितना नून लीग को गंदा किया उससे ज्यादा तो अब पीपल्स पार्टी गंदी हो गई है। तो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन एक तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये गंदा खेल खेला, लेकिन इसका मकसद क्या है ये समझ नहीं आ रहा। पॉसिबिलिटी उसकी भी है, लेकिन ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी। नंबर 2, क्या वाकई पीपल्स पार्टी पहले कुछ और चाहती थी और अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों मजबूर हो गई? ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जनाब इसको ठीक तरीके से चला लेते हैं, मामले को हम अपने तरीके से हमें हैंडल करने दें, सियासी तरीके से। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा कि पूरा का पूरा कराची बाहर आ गया, जलसे का मोमेंटम बन गया, माहौल बन गया, वो तो मेला लुट के जा रहे हैं, हर तरफ इमरान खान हो गई है। ये बड़ी मुश्किल से इमरान खान का नाम दबाया था, अब हर शख्स के मुंह पे इमरान खान का नाम है। ये तो बहुत बड़ी कंपेन खड़ी हो गई है, तहरीक खड़ी हो गई है
तो इसको रोको, तो पीपल्स पार्टी और पीएम और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर फिर वही काम कर दिया। एक पॉसिबिलिटी ये भी लोग बता रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी लोग क्या बता रहे हैं, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। और एक और है कि क्या जो कुछ सिंध पुलिस कर रही है वो सिंध हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है, ये भी एक बात है ना। देखे ना, एक तारिक मतीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक सिंध के सूबाई वजीर से रब्ता किया और उससे पूछा कि जनाब ये क्या बकवास है। तो उन्होंने कहा, ऐसा अल्फाज तो नहीं बोले होंगे लेकिन पूछा तो होगा कि जनाब ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। कोई और कर रहा है तो मतलब सेक्टर कमांडर कर रहा होगा या वहां का कोर कमांडर कर रहा होगा, या वही लोग कंट्रोल कर रहे होंगे जो हमेशा से फौज के लोग कंट्रोल करते हैं। जब इन्हें जीएचक्यू से ऑर्डर आ जाता है या आर्मी चीफ का ऑर्डर आ जाता है, फील्ड मार्शल का, तो अब एक तो उसने वजीर ने जान छुड़ाई है इससे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जब 2021 में कराची में गए मदार कायद पे, तो कैप्टन सफदर ने वहां बहुत छलांगे छलूंगे मारी। बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए उनके होटल का दरवाजा तोड़ दिया और आईजी को उस वक्त थोड़ा दबाव में डाल लिया गया पकड़ के। अब इस मामले पे बिलावल ने और जरदारी ने मिलकर सिंध पुलिस के बहुत सारे इस्तीफे जमा करवा दिए। जनरल बाजवा की जो है वो सिट्टी गुम हो गई, जनरल बाजवा के तोते उड़ गए कि ये हो क्या गया, पुलिस इस्तीफे दे रही है। मैंने जब इसके बारे में पूछा तो मुझे एक सर्विंग ब्रिगेडियर ने उस वक्त ये कहा कि हमारे सारे गंदे काम पुलिस करती है, यानी हम जो कोई भी काम करवाते हैं सिविल एरियाज में वो पुलिस को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे हिस्से के गंदे काम पुलिस करती है। तो हम ब्लैकमेल हो गए थे कि हम पुलिस को नाराज नहीं कर सकते, और पीपल्स पार्टी उस वक्त गेम कर गई थी, पुलिस उनके साथ खड़ी हो गई थी। तो सवाल यह पैदा होता है कि जो पुलिस आज से चंद साल पहले बिलावल और जरदारी के इशारे पे चल रही थी, वो आज एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे कैसे चल सकती है। ये बात मानने में नहीं आती कि ये पुलिस तो इनके कंट्रोल में थी, तो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में कैसे चलेगी। और पुलिस कह रही है हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ गवर्नमेंट का, हम ये रास्ते बंद कर रहे हैं। तो ये मिल मिला के किया है इन्होंने जो भी किया है। अच्छा, एक और भी इसमें कुछ लोग बात कर रहे हैं और वो भी एक पॉसिबिलिटी है कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने रोला डाल दिया नून लीग ने कि आपने हमारी मट्टी पलीत करवा दी, यहां हमने बाहर कुटाई की, सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे होटल बंद कर दिए और हमने इनको जाने नहीं दिया कहीं पे भी। रात को हमने लाइटें बंद कर दी, वहां आप इन्हें फ्री हैंड दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरी जमात बना के हीरो बनती जा रही है और हमारा एक विलन वाला तासुर बन रहा है। ये क्या बकवास है। तो हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना, इस पे क्लैरिटी आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आती है और ये कहती है कि हमें बड़ा अफसोस है जो पीटीआई के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए था और हम बतौर पॉलिटिकल पार्टी इसको ठीक नहीं समझते, अगर तो वो ये कहती है और एस्टेब्लिशमेंट की कुछ हद तक मुखालफत मोल ले लेती है इसके बदले में कि ये जलसा वलसा रोक दिया जाए, तो थोड़ा सा मार्जिन पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा। हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट दे भी देगा, सानू गाला पहन दो, तुसी निकलो विचों। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी आकर ये कहती है कि ये रास्ते बंद कर रहे थे, ये जनाब जुलूस कर रहे थे, ये फलानी चीज इनकी गलत थी या इनकी तकरीर में ये अल्फाज गलत थे, अगर पीपल्स पार्टी ये वाली गेम आकर खेलती है तो समझें फिर एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम के तौर पे जैसे ये हमेशा से काम कर रहे हैं वैसे ये अब भी काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की क़यादत को डूब मरना चाहिए। ये जो लोग दावे कर रहे थे और बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे कर रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले उसका इस्तकबाल किया, उसको टोपी पहनाई, उसको अजरक पहनाई और बड़े बड़े दावे किए कि जनाब हम जलसा भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, जमहूरी लोग हैं, और रात गए अपनी औकात दिखा दी, रात गए अपनी औकात दिखा दी। देखिए, पीपल्स पार्टी का सौदा इसलिए भी नहीं बिकना कि वजीर आला ने मुलाकात से भी इनकार कर दिया। जो मुलाकात तय थी, पहले वजीर आला ने मुलाकात कैंसिल की, उसके बाद ये तशद्दुद शुरू हुआ। इसका मतलब ये है कि इनको पहले से पता था वजीर आला को कि ये सारा काम अब होने लगा है और ये उसके अंदर शामिल थे। बहरहाल ये जो भी इन्होंने किया ये इन्हें भुगतना पड़ेगा। कराची वालों के पास एक बहुत बड़ा मौका है कि वो इस फस्तायत को शिकस्त दे दें। ये मौका उन्हें रोजाना नहीं मिलेगा। मैदान भी वहीं पे है, स्टेज भी बना हुआ है और जितने वहां पे लवाजमात हैं वो भी पूरे हैं, बस सिर्फ पैदल चलना पड़ेगा। और कराची वाले अगर पैदल चल लिए एक दिन और पहुंच गए सारे जलसागाह में या खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के पास, तो फिर गेम बदल जाएगी, फिर पुलिस के हाथ में गेम रहेगी नहीं।
और अगर कराची वाले सुस्ती करते हैं तो ये फस्तायत एक मरतबा फिर जीतेगी और हम दोबारा दायरों के सफर में घूमते रहेंगे। तो कराची को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा, ये हमेशा से हम कहते आए। कराची निकलेगा तो पाकिस्तान निकलेगा और पंजाब भी निकलेगा, ये एक रियलिटी है। नाज़रीन, खित्ते में एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है और ये अली अहमद कुर्द साहब का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आज की ये खबर इंतहाई पुरमसरत और इत्मीनान बख्श है कि लाहौर के वकला ने एक भरपूर अंदाज में हामिद खान ग्रुप के पूरे पैनल को नौ मुंतखब सदर इरफान हयात बाजुआ की सरबराही में कई 100 वोटों की अक्सरियत के साथ न सिर्फ कामयाब करवाया, बल्कि पूरे मुल्क के वकला और अवाम को उम्मीद और यकीन दिलाया कि किसी भी सूरत में आइन में धांधली और जोर जबरदस्ती से लाई गई 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक को न सिर्फ पूरे जोशो जज्बे के साथ जारी रखेंगे, बल्कि कुछ वकला नुमाइंदों के जरिए एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई जोर जबरदस्ती और हुकूमती दबाव के साथ साथ करोड़ों रुपए के बलबूते पर वकीलों को तकसीम करने का जो सिलसिला जारी रखा गया है उसको खत्म करके ही दम लेंगे। तो हामिद खान ग्रुप जीत गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि उनके हमायत याफ्ता उम्मीदवार सदर इरफान हयात बाजुआ और उनकी पूरी कैबिनेट जीती है इस ट्वीट के मुताबिक। तो ये एक बहुत बड़ी फतह और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इमरान खान साहब के हक में हुई है, क्योंकि लाहौर से जब तहरीक उठती है तो पूरे पाकिस्तान में जाती है और लाहौर बार को जीतने का मतलब है कि पंजाब को जीता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। नाजरीन, ईरान के ऊपर किसी भी वक्त अटैक होने वाला है। देखिए, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक तो ईरान के मामले में अमेरिका का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया और जो उनका ट्रुथ सोशल मीडिया पे उनका अपना उस पर पैगाम उन्होंने दिया कि ईरान आज़ादी मांग रहा है, शायद ऐसे जैसे पहले कभी नहीं मांगी। अमेरिका मदद के लिए तैयार खड़ा है, ये अमेरिका ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को इस बात की तंबीह कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं कि वो अपने शहरियों का कत्ल ना करे। ऐसी कोई वार्निंग उन्होंने कभी पाकिस्तान के लोगों को नहीं दी थी। पाकिस्तान में बहुत कत्लेआम हुआ, बार बार हुआ। इसराइल को वार्निंग नहीं दी जिन्होंने फ़लस्तीनियों का, बच्चों का कत्लेआम वहां पे किया। लेकिन ईरान के मामले में अमेरिका की पॉलिसी देखें, मैंने आपको पहले बताया कि अमेरिकन अपनी कौमी पॉलिसी बनाते हैं अपने कौमी मफाद में, अपने मुल्क के मफाद में। तो उन्हें लगता है कि इस खित्ते में उनका मफाद ईरान में रजीम चेंज के साथ वाबस्ता है और उसके लिए वो ये मौका ज़ाया नहीं करेंगे। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो हमला करेंगे और वो हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर। अब एक और सवाल पैदा होता है, ये देखिए एक और स्टेटमेंट है, यूरोपीय यूनियन से आया। यूरोपीय यूनियन की सदर हैं, इनका जो स्टेटमेंट आया वो कहती हैं कि तेहरान की सड़कें और दुनिया भर के शहर ईरानी खवातीन और मर्दों के कदमों की आवाज़ से गूंज रहे हैं जो आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। बोलने की आज़ादी, इज्तिमा की आज़ादी, सफ़र की आज़ादी और सबसे बढ़कर आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी। यूरोप पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। हम इन जायज़ मुजाहरों के खिलाफ पुरतशद्दुद क्रैकडाउन की दो टोक अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस जबर के जिम्मेदारों को तारीख के गलत रुख पर याद रखा जाएगा। ये तमाम कैद मुजाहिरीन की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। हम मुकम्मल इंटरनेट रसाई की बहाली का मुतालबा करते हैं और आखिरकार हम बुनियादी इंसानी हकूक़ के एहतराम का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान से भी करो ऐसा मुतालबा। तबाही फेर दिए इधर फील्ड मार्शल साहब ने और उनके साथियों ने मिलकर, पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा पाकिस्तानियों के, इधर भी मुतालबा करो। बहरहाल यहाँ पे एक स्टारलिंक की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर दी गई है, क्योंकि स्टारलिंक जो है वो आपको पता है इलॉन मस्क उसके मालिक हैं और स्टारलिंक के कनेक्शन उन्होंने ऑन कर दिए ईरान में। देखें, ईरान के पास कोई ऐसी फैसिलिटी तो नहीं है कि सैटेलाइट्स को तबाह करे, तो ये अपने सैटेलाइट्स कहीं भी ले जा सकते हैं स्टारलिंक वाले। तो इन्होंने ईरान को फैसिलिटेट कर दिया कि वहाँ पे इंटरनेट की फराहमी शुरू कर दी, लेकिन उसके लिए तो डिवाइस चाहिए। स्टारलिंक की इतनी सारी डिवाइसेस ईरान में गई कैसे? तो ये पूरे गेम को आप समझिए कि ये वेल प्लान्ड है, ऐसा नहीं है कि अचानक से हो रहा है। सबको पता था कि अगर ईरान में इंटरनेट बंद होगा तो मुतबादल इंटरनेट कैसे आएगा और लोगों की कम्युनिकेशन को कैसे जारी रखना है। तो स्टारलिंक ने उसके अंदर एक बड़ा रोल प्ले किया है और ये जो टेक्नोलॉजी की वॉरफेयर है इसके अंदर अमेरिका इसलिए भी आगे है कि वहाँ इलॉन मस्क जैसे
बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर कम्युनिकेशन अगर ब्लॉक करने की कोशिश की जाए तो वो उस कम्युनिकेशन को जारी रख सकते हैं। हाँ, चाइना वगैरह के साथ नहीं हो सकता, रशिया के साथ भी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, वो किसी भी सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। लेकिन ईरान जैसे मुल्कों के साथ या इस किस्म के मुल्क जो हैं दुनिया में बहुत सारे हैं, ज़्यादातर ऐसे ही हैं, तो उनके साथ जो है वो ये कर सकते हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है ईरान में इस वक्त, और इसका नतीजा क्या निकलता है हमें इसके ऊपर साथ साथ नज़र रखनी है। लेकिन ये बहुत सख्त वक्त है कि किसी वक्त भी एक बड़ा हमला वहाँ पे हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।